Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. Our identity never changes when we remove coat-like cover from our body. Similarly, our identity stays the same when body-like cover is removed from our soul. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जी हाँ, ये बात आपको थोड़ी अटपटी जरूर लग रही होगी। कपड़े बदलने से हमारी आइडेंटिटी नहीं बदलती। बॉडी ना रहने से हमारी आइडेंटिटी क्या सेम रह सकती है? ये बात हो रही है लाइफ आफ्टर डेथ की। जी हाँ, पिछले हफ्ते जो हमने नॉवेल शुरू की What Dreams May Come by रिचर्ड मैथसन, आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि डेथ के बाद की लाइफ कैसी हो सकती है और वो कैसी होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, पिछले हफ्ते जो हमने कहानी का पहला पार्ट सुना उसमें हमने जाना कि ये कहानी है क्रिस्टोफर नील्सन की, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अगर हमारी किसी अपने की मौत हो जाती है तो हम लोग बहुत उदास होते हैं ना। हमें लगता है कि जाने वाला तो चला गया, पर वो सारा दुख सिर्फ और सिर्फ हमें देकर गया है। पर इस नॉवल में एक दूसरा नजरिया दिखाया है। वो इंसान जिसकी मौत हुई है उसके लिए भी अपने परिवार को छोड़कर जा पाना कितना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, हम बहुत सारे सपने सजाते हैं, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बना लेते हैं, पर एक झटके में मौत वो सब कुछ खत्म कर देती है। हमारे सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्लानिंग ना करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फ्यूचर के बारे में ना सोचें, पर आज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। अपना आज अगर अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा। ये बात जिसने कही है उसने बहुत सही कही है, क्योंकि व्हाट ड्रीम्स मे कम के राइटर मिस्टर रिचर्ड मैथसन का कहना है कि ये कहानी फिक्शनल नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, उसके बाद ही वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। इस कहानी में कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, पर स्टोरी फिक्शनल नहीं है। इसलिए अगर ये कहानी सच्ची है तो हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हम अपना आज अच्छा रखेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, ऐसा इस कहानी में कहा जा रहा है। और ये बात अगर हम सच मान लें तो ये हमारे लिए अच्छा ही है ना। कल कैसा भी हो, आज अच्छी लाइफ जिएंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। एक अच्छा इंसान बना तो खैर अच्छा ही होता है, पर ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। बहुत सारी चीजें आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बढ़ाएं कहानी को आगे। रीकैप तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, पर अगर आप पूरा शो सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा YouTube पर, लिखना होगा What Dreams May Come रिचर्ड मैथसन बुक वर्ड रेडियो उड़ान और आपके सामने पहला शो आ जाएगा, जिसे पूरा जरूर सुनिए। बहुत इमोशनल है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देता है। खैर, आज के शो को आप एंजॉय कर पाए इसके लिए मैंने कुछ रिकैप तो बता दिया कि ये कहानी है क्रिस्टोफर नील्सन की। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, उसके 3 बच्चे हैं, अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने सजाए हैं और एक्सीडेंट में अचानक मौत के कारण वो सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। उसके लिए अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अपनी वाइफ को अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है। वो तो सबको देख सकता है, वो देख सकता है कि उसकी वाइफ कितना रो रही है, देख सकता है कि उसके बच्चे कितना उदास हैं, कितना उसे मिस कर रहे हैं, पर वो वहाँ होकर भी अपने होने का एहसास किसी को नहीं दिला पा रहा। वो बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी। उसे कोई तो है जो ये कह रहा है कि वो ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाए, दूसरी दुनिया में जाए, पर वो अपनी पत्नी से दूर जाना नहीं चाहता। कहते हैं ना, एक तार से हम लोग बंधे होते हैं, वो तार किसी के लिए कमजोर होती है तो किसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा ही कुछ क्रिस्टोफर नील्सन के लिए भी है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो इस तार को तोड़कर इस दुनिया से दूर नहीं जा पा रहा। खैर, यहाँ रहकर ना तो वो अपने घर वालों को कोई कंफर्ट दे पा रहा है, ना अपने होने का किसी को एहसास दिला पा रहा है, और खुद भी दुखी है। इसलिए आखिरकार उसने डिसाइड कर ही लिया है कि वो ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। और ये डिसाइड करने के बाद इसके बाद की कहानी में क्या होगा, दूसरी दुनिया में अगर वो पहुंचता है तो वो दूसरी दुनिया कैसी होगी,
ये जानने के लिए आप क्यूरियस है ना? सच में मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। आखिर पता चले, कहते हैं ना मरने के बाद किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को नरक मिलता है। ये सब कुछ किस बेसिस पर डिसाइड होता है और कैसा होता होगा स्वर्ग? चलिए जानते हैं। आज आपको स्वर्ग की सैर भी करा देते हैं। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। I'll be right back after this short little break. Stay tuned, keep listening. अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान के आपके अपने शो बुकवर्ड में मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, नॉवेल हम कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट ड्रीम्स मे कम बाय रिचर्ड मैथसन, जो कहानी है लाइफ आफ्टर डेथ की। हम बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि आखिर डेथ के बाद क्या होता होगा। हमें लगता है कि जो इंसान हमें छोड़कर चला गया बस चला गया, सारा दुख तो हमारे लिए छोड़कर गया है, पर असल में ऐसा नहीं होता। ऐसा कहना है इस नॉवल के ऑथर का। जी हाँ, ये कहानी जो कि क्रिस्टोफर नील्सन की कहानी है, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और अपनी पत्नी अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता है, बहुत सारे सपने सजाए हैं, उसके लिए ये दुनिया छोड़कर जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, यहाँ रहकर वो किसी को कंफर्ट तो कर नहीं सकता, इसलिए उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ से चला जाएगा। उसे कोई गाइड कर रहा है, उसे कोई कह रहा है कि अगर वो दूसरी दुनिया के बारे में सोचे, अगर वो अपने माइंड को कहीं और कंसंट्रेट करे तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। और उसने ऐसा ही डिसाइड भी कर लिया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और विजुअलाइज कर रहा है वो जगह जहाँ पर हरी हरी घास है, पंछी चहक रहे हैं, मौसम बहुत ही सुहाना है, इतना सुंदर नेचर का वो नज़ारा, जहाँ वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ गया था। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था, सब सिर्फ और सिर्फ नेचर को एंजॉय कर रहे थे। ऐसी एक जगह को मैं विजुअलाइज कर रहा था। मुझे एक प्रेशर सा महसूस हुआ, जैसे कि कोई मुझे पुश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद रखी और एक बार फिर कंसंट्रेट करने लगा उसी जगह पर जो बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर एक प्रेशर मुझे महसूस हो रहा था, पर मैं ये सब कुछ महसूस करना चाहता था, क्योंकि पहली बार, बहुत दिनों के बाद पहली बार मुझे पीसफुल लग रहा था। एक एनर्जी अपने अंदर आती हुई लग रही थी, जैसे मेरे अंदर कुछ नई नॉलेज आ गई हो। मैंने अपनी आंखें खोली। दूर दूर तक हरी हरी घास दिखाई दे रही थी। मैं घास पर लेटा हुआ था। मेरे साथ में एक बड़ा सा पेड़ था। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत। मैंने घास पे हाथ फेरा, बिल्कुल साफ घास। किसी ने बहुत ही केयर की होगी इस घास की। मैंने थोड़ी सी घास तोड़ी, उसे अपने गाल पर लगाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें से कोई एनर्जी मेरे अंदर जा रही हो, जैसे मैं बचपन में करता था। मैंने एक घास का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और उसे च्यू किया। ऐसा टेस्ट तो आज तक मैंने कभी घास का महसूस नहीं किया था। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। रोशनी तो है, पर सूरज नहीं। बिना सूरज की रोशनी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतना खूबसूरत नजारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा।
अगर एन यहाँ होती तो उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता। फिर मुझे याद आ गया, एन जिंदा है और मैं मर चुका हूँ। मैं मर चुका हूँ, पर मेरा शरीर तो मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है। मैंने अपने नाखून देखे, अपनी स्किन देखने लगा। ये लाल है, इसके अंदर खून है। मैं अपने हाथों की लकीरें देखने लगा। एन को मैं अपनी लाइफलाइन दिखाया करता था और कहता था, मेरी लाइफलाइन बहुत लंबी है, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लाइन अभी भी उतनी ही लंबी है। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल वैसा है, मैं देख सकता हूँ। हाँ, अब कुछ भी धुंधला नहीं दिख रहा, सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है। पर क्या यही मौत है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? एक लंबे अरसे के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अगर ये सपना है तो ये सपना कभी खत्म ना हो। मैंने देखा कि पेड़ पर एक बर्ड है। उसे मुझसे कोई डर नहीं लग रहा। ये जगह कितनी मैजिकल है। तभी दूर से एक एनिमल भागता हुआ आ रहा था। केट, मेरी केट, तुम यहाँ पर? ओह माय गॉड, मेरी पुरानी बिल्ली जो हमें छोड़कर चली गई थी। हम कितना दुखी हुए थे। इयन का तो बहुत दिनों तक किसी चीज में मन नहीं लगा था। अकेला बैठकर उसे याद करके बहुत रोया करता था। उसने अपना पूरा बचपन जो केट के साथ बिताया था, हाल मुझे देखकर जैसे केट खुशी से पागल हो गई थी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। काश इयन तुम्हें देख पाता, कितना खुश होता आज वो। काश एन यहाँ पर होती। ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है। मैं पता नहीं कितनी देर तक यूं ही केट के साथ वहाँ पर लेटा रहा। तभी मेरा ध्यान गया सामने एक बड़े से घर पर। वो घर मेरे इतने पास था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं देखा मैंने। बिल्कुल वैसा ही घर जैसा मैंने और एन ने सपना देखा था, जैसा घर हम बनाना चाहते थे। लकड़ी और पत्थर से बना घर, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े दरवाजे, एक बड़ा सा डेक जो कि कंट्री साइड की तरफ जा रहा हो। मैं खड़ा हुआ और घर की तरफ चल दिया, केट मेरे पीछे पीछे। मैंने देखा कि उस घर में कोई दरवाजा नहीं है, खिड़कियां भी सिर्फ ओपनिंग्स ही हैं। वैसा घर जो कि नेचर के साथ पूरी तरह से मिल जाए। कहीं कोई पाइपें नहीं है, कोई वॉश बेसिन नहीं है, कोई बाथरूम नहीं है। मैं दूसरी तरफ से गया तो एक बड़ा सा गार्डन जिसके बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ था। मैंने उस फाउंटेन के पानी को छुआ, बहुत ही ठंडा, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और बाकी चीजों की तरह ऐसे लग रहा था जैसे कि एक एनर्जी उस पानी से मेरे अंदर जा रही है। मैंने थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर पिया, बहुत अच्छा लगा। मैंने केट से पूछा, तुम्हें पानी चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद इसे पानी की जरूरत ही ना होती हो। मैंने थोड़ा सा पानी फिर से अपने हाथ में लिया और अपने मुंह पर डाला। पानी मेरे ऊपर से ऐसे चला गया जैसे कि मैं वाटरप्रूफ हूँ। मैं पेड़ों के पास चला गया। इतने सुंदर, इतने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल जैसे मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। मैं उन फूलों को छू रहा था, अपने गाल से लगा रहा था। उनमें एक अलग सी खुशबू थी, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारी। और जब मैं उन्हें छूता था तो ऐसे लगता था कि उनके अंदर से भी कोई एनर्जी फ्लो हो रही है और मेरे अंदर जा रही है। हे क्रिस! मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक लाइट आई पहले और उसके बाद वही आदमी जिसे ना जाने मैंने कितनी बार देखा था, आज उसे अच्छे से पहली बार देख रहा था। उसने जीन्स पहनी हुई थी, शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी, स्लीव्स फोल्ड की हुई थी, सैंडल्स पहनी हुई थी। मुझे तुम्हारे होने का एहसास हुआ और मैं झट से यहाँ चला आया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसने मुझे हक किया। क्या तुम एल्बर्ट हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, वो कजन था जिसकी छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। तुम बहुत यंग लग रहे हो। ऑप्टिमल एज, एल्बर्ट ने कहा। हे केटी, खुश हो इससे मिलकर? ये केटी को कैसे जानता है? मैं सोचने लगा। मैंने देखा कि उसके आसपास एक ब्लू कलर की लाइट है और एक उसमें से स्पार्कलिंग रेडिएशन निकल रही है। क्या हुआ, मेरा ऑरा देखकर हैरान हो? हाँ, मैंने उसे कहा। यहाँ पर हर किसी का एक ऑरा होता है, केटी का भी है। क्यों, तुमने नोट नहीं किया? फिर मैंने देखा कि केटी के आसपास सब कुछ बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लीन दिख रहा है।
और मेरा कहाँ है? मैंने उससे पूछा। अपना हम नहीं देख पाते, बाकी लोग देख पाते हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। मेरी डेथ के बाद जब तुम आए थे तब मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि तब तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, आधी नींद में थे, कुछ समझना चाहते ही नहीं थे। वो तुम ही थे जो मुझे कह रहे थे कि मैं जीने के लिए लड़ाई ना करूं। हाँ, वो मैं ही था। तुमने मुझे देखा, सुनने की कोशिश की, पर तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहते थे। तुम्हें वापस जिंदगी में जाना था। तुम्हें अपने परिवार से इतना ज्यादा प्यार था कि तुम मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। मैं चाहता था किसी तरह से तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारे लिए सबको आसान बना दूं। पर जब तुम खुद अपनी मदद नहीं करना चाहोगे तो कोई और कैसे कर पाएगा? लोगों के लिए ये ट्रांजिशन काफी आसान होता है, पर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। बट ऐसा क्यों? मैंने उससे पूछा। क्योंकि तुम अपनी वाइफ के पास जाना चाहते थे, तुम उससे दूर जाना ही नहीं चाहते थे, तो मैं तुम्हारी मदद कर ही नहीं पा रहा था। हाँ, वो बहुत डरी हुई थी। उसे छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं था। तभी तो तुम बीच में फंस गए, उसने कहा। बहुत हॉरिबल था वो सब। जानता हूँ, समझ सकता हूँ, पर ये सोचो कि तुम फिर भी जल्दी निकल आए। कई लोग तो महीनों, सालों, सदियों तक वहीं फंसे रहते हैं। ये तो शुक्र है कि तुमने मदद मांगी और मैं आ गया। अगर मैं मदद ना मांगता तो तुम नहीं आते। मैंने तो कितनी कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब तुमने मदद मांगी तो मेरे पास वाइब्रेशंस आई, तभी मैं तुम्हें कन्विंस कर पाया। तभी मुझे रियलाइज हुआ। तो क्या ये हेवन है? हेवन, होमलैंड, समरलैंड, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। मुझे बहुत स्टूपिड लग रहा था, फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या ये कोई कंट्री है या कोई स्टेट? स्टेट ऑफ माइंड, उसने मुझसे कहा। मतलब यहाँ फेरीज नहीं है? नहीं, यहाँ फेरीज नहीं है और तुम्हारे आसपास कोई विंग्स भी नहीं लगे हुए। पर अगर तुम वो सोचोगे तो वही बन जाएंगे। जैसा मैंने कहा, ये स्टेट ऑफ माइंड है। जैसा कि तुमने अपने ऑफिस की दीवार पर वो मोटो लगाया था, What you believe becomes your word. हेवन, जहाँ पर आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस मेंटल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हर चीज इमेजिनरी होती है। जैसा आप चाहते हो उतना ही ब्यूटीफुल आप अपनी सराउंडिंग्स को पा सकते हो। अगर आप एक लिविंग बीइंग हो तो भी आपको अगर कुछ बनाना है, अगर आपको कुछ क्रिएट करना है, अगर आपको कुछ लिखना है या फिर कोई भी काम, उसे करने से पहले हम अपने माइंड में सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, हर चीज को विजुअलाइज कर लेते हैं और उसके बाद हमें फिजिकल एफर्ट डालना होता है। पर हेवन में आपको वो फिजिकल एफर्ट नहीं डालना होता। जो आप सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया हो जाती है। हर चीज उतनी ही ब्यूटीफुल हो जाती है जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। जी हाँ, हेवन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती और कंफर्ट है। अगर आप वो पाना चाहते हैं तो, अगर आप मिजरी में रहना चाहते हैं, अगर आप ग्रीफ में रहना चाहते हैं, अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। हेवन में जाके भी आपको कोई तसल्ली नहीं मिलेगी। जी हाँ, अगर हेवन के और रूल्स की बात करें तो यहाँ पर ना सोने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है। आपकी बॉडी पर पहले जैसी ही रहती है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप सांस भी लेते हो, आपका दिल भी धड़कता है, पर आपके लिए खाना और सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हेवन में जब खाना ही नहीं चाहिए तो लोग करते क्या होंगे? इमेजिन करके आप कुछ भी बना सकते हो, तो पैसे भी नहीं चाहिए। फिर टाइम कैसे पास होगा? बड़ा बोरिंग हो जाता होगा हेवन तो। नहीं, ऐसा भी नहीं है। हेवन बोरिंग भी नहीं है, वहाँ पे आप काम भी कर सकते हो। क्या काम और क्यों काम, ये भी एक सवाल है। जी हाँ, चलिए अभी हेवन से जुड़े आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। हेवन को और अच्छे से जानेंगे कि आखिर स्वर्ग कितना खूबसूरत होता है। बने रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आती हूँ। आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि लौट कर तो यही है आना। सुंदर है बुकवर्ड। आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए,
इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो बुक वर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और बात हो रही है लाइफ आफ्टर डेथ की, स्वर्ग की, समरलैंड की, हेवन की। जी हाँ, नॉवेल है व्हाट ड्रीम्स मे कम बाय रिचर्ड मैथेसन। क्रिस्टोफर नील्सन, जिसकी मौत हो गई है एक एक्सीडेंट में और वो हेवन में पहुंचा। आखिर वो हेवन में ही क्यों पहुंचा? वो हेल में क्यों नहीं पहुंचा? हेवन में तो सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है, फिर हेल कैसा होगा? आप ही ना, हेल की बात हम बाद में करेंगे। अभी जानते हैं कि हेवन कितना खूबसूरत होता है। अभी जानते हैं कि हेवन में और क्या क्या सरप्राइजिंग होता है। क्रिस जो कि अपने कजन एल्बर्ट के घर पर आ गया है। एल्बर्ट का घर जहाँ पर दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी का कोई डर नहीं। मौसम हमेशा ही सुहाना रहता है, जैसा आप चाहते हो। हमेशा हम चाहते हैं ना कि परफेक्ट वेदर हो, बड़ी मस्त भीनी भीनी सी हवा चल रही हो, ना ठंड हो ना गर्मी हो। तो ऐसा मौसम हेवन में हमेशा रहता है। अगर आपको ऐसा मौसम पसंद है, अगर आपको स्नो पसंद है तो स्नो हो जाएगी। अगर आपको गर्मी का मन कर रहा है तो गर्मी हो जाएगी। जैसा आप चाहो वैसा हो जाए। यार कितना मस्त है ना ये। अगर हम जैसा चाहे आसपास सब कुछ वैसा हो जाए तो। एक तरफ क्रिस ये सब कुछ देखकर खुश भी है, हैरान भी है, परेशान भी है, क्योंकि इस सब में वो एन का साथ चाहता है। वो एन को बताना चाहता है कि वो एक बहुत अच्छी जगह पर है, वो स्वर्ग में आ चुका है। यहाँ पर सब कुछ कितना खूबसूरत है। एन को ये सारी चीजें कितनी पसंद थी, उसे वो याद आती है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। एल्बर्ट उसे बार बार समझाता है कि एन भी एक ना एक दिन तो यहाँ आ ही जाएगी, तो उसे तसल्ली रखनी होगी। पर एन के साथ कांटेक्ट करना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि जैसा वो चाहती थी वैसा सब कुछ है स्वर्ग में। यहाँ पर डस्टिंग भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मिट्टी ही नहीं होती। आप जैसा फर्नीचर चाहो वैसा ही खूबसूरत फर्नीचर आपके घर में आ जाएगा और आपको अपने घर में सफाई तक नहीं करनी पड़ेगी। ये बड़ी मस्त चीज है ना? जब मन करे काम करने का तो करो, नहीं मन करे तो मत करो। पर काम क्या करो? यहाँ पर लोग बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को खाना नहीं चाहिए तो रेस्टोरेंट्स की तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। गंदगी नहीं है तो सफाई की जरूरत नहीं है। फिर आखिर काम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट नई नई इनोवेशंस करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये इनोवेशंस करके फायदा क्या? अर्थ पे तो उनके इस इनोवेशन से किसी को कोई फायदा होने नहीं वाला। फिर वो आखिर इनोवेशन करते ही क्यों हैं? इसके पीछे भी एक और कहानी है। जी हाँ, एल्बर्ट ने क्रिस को बताया कि धरती पर हर एक इंसान का एक गाइड होता है। जो सुनकर क्रिस थोड़ा हैरान हुआ। गार्डन एंजल? क्रिस ने पूछा। गार्डन एंजल थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लगता है कि गाइड ही सही वर्ड है। तो फिर वो गाइड क्या करता है? वो हमेशा आपके ऊपर वॉच रखता है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब मैंने वो जो सारी गलतियां, ओ शिट, वो सब कोई देख रहा था। I mean, तुम थे मेरे गाइड? क्रिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे याद आने लगी वो सारी चीजें
जो कि उसने गलत की थी, या फिर जो भी उसकी गलतियां थी, जो भी उसने झूठ बोले, या बहुत सारी चीजें होती है ना जो हम किसी को बता नहीं पाते। आपको ये पता चले कि उस सब के दौरान कोई आपको विटनेस कर रहा है तो आप झेप जाएंगे ना। वैसे ही क्रिस भी झेप गया था। नहीं, तुम्हें कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं। यू वर वेरी गुड। आई मीन, फिर भी तुम हर टाइम मेरे साथ थे, पर मुझे तुम्हारे होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? क्रिस ने पूछा। क्योंकि तुम लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास नहीं करते। वो लोग जो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हैं, उन्हें महसूस होता है किसी का होना। वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एल्बर्ट ने कहा। तो क्या आन का भी कोई गाइड है? मैंने पूछा। हाँ है। तो क्या मैं उसके थ्रू एन तक अपनी बातें पहुंचा सकता हूँ? अब मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हुई कि शायद मैं एन तक अपने मन की बातें पहुंचा पाऊँ। हाँ, पहुंचा सकते हो, पर उसके लिए एन को उसमें विश्वास करना होगा। ये सुनकर मैं उदास हो गया था, क्योंकि मुझे पता है एन इस सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और जो पेरी का इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो अब उसे विश्वास दिलाना भी इम्पॉसिबल होगा। अब मैं थोड़ा उदास हो गया था। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना एक दिन तो एन को भी यहाँ आना ही है। तो फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? इस जगह को एंजॉय करो। केटी हमारे साथ साथ चल रही थी। क्या यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका सिर्फ वॉक करना ही है? नहीं, हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तुम इमेजिन करो कि तुम मेरे घर पे हो और तुम वहीं पहुंच जाओगे। मतलब सिर्फ सोचने से ही मैं यहाँ की नई नई बातें जानकर और भी ज्यादा हैरान हो रहा था। बिल्कुल, सिर्फ सोचने से ही। बताया ना, यहाँ पर सब कुछ माइंड के थ्रू होता है। आप सोचकर कहीं भी पहुंच सकते हो, आप सोचकर कोई भी काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तुम अपनी आउटफिट भी चेंज कर सकते हो। मैं अपनी चेंज करके दिखाऊं? ये कहकर एल्बर्ट एक बहुत बड़े से रोब में आ गया था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। तुम चाहो तो तुम भी ऐसा रोब पहन सकते हो, एल्बर्ट ने कहा। आई मीन, ये बड़ा स्पिरिचुअल लग रहा है। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम चाहो तो इन्हीं कपड़ों में रहो। मैं उन कपड़ों में था जो एक्सीडेंट के टाइम पर मैंने पहने थे। पता नहीं, अचानक से मेरा मन किया कपड़े बदलने का। मैंने एल्बर्ट से कहा, मैं अपने कपड़े कैसे बदल सकता हूँ? जैसे मैंने बदले, सिर्फ सोचकर दिन करो कि तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए हैं, और कपड़े चेंज हो जाएंगे। तुम्हारी बॉडी के अलावा यहाँ पर सब कुछ तुम अपने माइंड से चेंज कर सकते हो, बस तुम्हारा अपीयरेंस सेम रहता है। मैंने इमेजिन किया और मैं भी एल्बर्ट की तरह ही एक रोब में आ गया, पर मेरी रोब एल्बर्ट से काफी डिफरेंट थी। हाँ, थोड़े दिनों बाद तुम्हें मेरी जैसी रोब भी मिल जाएगी, एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे घर में कोई भी शीशा नहीं था? मैंने एल्बर्ट से पूछा। तो शीशे की कोई जरूरत ही नहीं। मुझे याद आया कि जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तो मेरी परछाई तक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब शीशे में मैं दिखाई नहीं दूंगा। मुझे एक काम याद आ गया। क्या मैं थोड़ी देर में लौट कर आऊं? तुम बस मेरे बारे में सोचना और मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, एल्बर्ट ने कहा। सिर्फ सोचने से ही? हाँ, तुम्हें कितनी बार बताया, यहाँ पर सब कुछ माइंड से होता है। ठीक है, मैं केटी के साथ हूँ। हाँ, तुम केटी के साथ रहना। यहाँ पर पानी होता है? मैंने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, बिल्कुल होता है। और बोट्स? हाँ, बोट्स भी होती हैं। मैं सोचने लगा, एन होती तो उसे सब कुछ कितना अच्छा लगता। मैंने कहा ना, एन भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आ जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पानी पसंद है ना? तो पानी के बारे में सोचो, और मैं अभी लौट कर आता हूँ। मैं इतने सुंदर से सी शोर पर आ गया था। इतना साफ, इतना क्रिस्प पानी। मेरे पैरों के नीचे रेत थी, और एल्बर्ट गायब हो गया था। जस्ट गायब हो गया था। कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। बस वो एक सेकंड पहले यहाँ था, अब नहीं है। मैं पानी की तरफ देखने लगा। रेत को मैंने हाथ में लिया और वो मेरे हाथ से ऐसे फिसल गई जैसे कि नमक हो। कोई कंकर नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ रेत।
मैं पानी की तरफ जाने लगा। केट भी मेरे साथ पानी की तरफ आ रही थी। मैंने पानी को महसूस किया, ना ठंडा ना गर्म, बहुत ही अच्छा पानी। इतना साफ बीच और इतना साफ, इतना शीतल पानी मैंने आज तक नहीं देखा था। और केट भी देखो पानी में आराम से खड़ी है। पहले कैसे केट को पानी से डर लगता था। मैं पानी के अंदर जाता गया और पानी मेरे कंधे तक आ गया था, पर मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मैं मर थोड़ी सकता हूँ, और होगा भी क्या। मैंने आंखें बंद कर ली और मैं बिल्कुल पानी के अंदर चला गया। और फिर मैं पानी के ऊपर आ गया। मैं डूब ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ। मैं वापस आकर रेत पर बैठ गया और सोचने लगा एन के बारे में। एन को ये सब कुछ कितना पसंद है। काश वो यहाँ पर होती। वो सारा टाइम जो हमने एक साथ बिताया है, काश मैं एन को और बोल पाता कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। और बच्चों के साथ काश मैंने थोड़ा टाइम और बिताया होता। काश मैंने बच्चों को थोड़ा और प्यार किया होता। अब कुछ भी बदल नहीं सकता। ओ एन, अगर तुम और बच्चे यहाँ होते तो तुम लोगों को ये जगह बहुत अच्छी लगती। बार बार एल्बर्ट कह रहा है कि तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगी, बच्चे यहाँ मेरे पास आ जाएंगे, पर पता नहीं क्यों इस सब पर विश्वास नहीं होता। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मैं हेवन में हूँ, पर मैं कोई भी नज़ारा एंजॉय नहीं कर पा रहा। मैं खुश नहीं हो पा रहा। इतनी सुंदर जगह पर हूँ, पर फिर भी मुझे तसल्ली नहीं। मैं क्या करूँ? मैं कैसे यहाँ पर सब कुछ अकेले एंजॉय करूँ बिना तुम्हारे? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ एन। तुम कब आओगी यहाँ पर? हम लोग सब सोचते थे ना कि जिंदगी के बाद कुछ नहीं होता, मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, पर नहीं, मौत के बाद भी जिंदगी है। चीजें कितनी खूबसूरत हो गई हैं। हमें काश ये सब कुछ पहले पता होता, फिर हमें मौत से डर भी नहीं लगता। ओ एन, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। काश तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। वो सारा टाइम जो हम सबने साथ बिताया था, कितना मजा आता था ना। जब हम हॉलीडे के लिए गए थे, पानी में वो फुटबॉल खेलना, बच्चों का हंसना, खेल खिलाना। और तुम्हें पहले पानी से कितना डर लगता था, और फिर मैंने तुम्हें स्विमिंग लेसन्स दिलवाए थे। उसके बाद से तुमने पानी में जाना शुरू कर दिया था, और तुम्हें ही सबसे ज्यादा मजा आता था फिर पानी में। तुम्हें पानी कितना पसंद हो गया था। यहाँ का पानी देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी। इतना साफ पानी तुमने कभी नहीं देखा होगा। काश वो लड़ाइयाँ जो हमने की थी ना की होती। याद है एक बार तो लिटरली हम दोनों का डिवोर्स होने वाला था। कितना पागल था मैं। मुझे काम के सिलसिले में बाहर जाना था और तुम भी जिद पर अड़ गई थी कि मैं बाहर ना जाऊं, और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। पर जब हम दोनों रेस्टोरेंट में मिले, मुझे आज भी याद है तुम्हारा चेहरा। तुम कितनी घबराई हुई थी। उस दिन हमें चीजें सेटल करनी थी। कौन सा बच्चा तुम्हारे पास और कौन सा मेरे पास, प्रॉपर्टी को कैसे बांटना है, पैसों का क्या करना है। और ये बातें करते करते हम दोनों कितना नर्वस हो गए थे कि हमने एक दूसरे को बाहों में ही ले लिया था। उस दिन एहसास हो गया था कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। उसके बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। और उस दिन जब हम सीशोर पर थे, तुम्हारा पैर फिसल गया था। क्लिफ से तुम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी। तुम कितना चिल्ला रही थी कि मैं तुम्हें बचा लूं, और मैं सच में बहुत घबरा गया था। उस दिन लगा था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। हेलो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। पता नहीं मैं एन के बारे में सोच रहा था या उसके बाल एन जैसे थे। एन? वो कुछ देर के लिए चुप रही। लियोना, उस लड़की ने कहा। ओह माय गॉड, वो एन कैसे हो सकती है? और वो एन जैसी लग भी नहीं रही थी।
पर शायद मैं एन की यादों में इतना खो गया था कि मुझे वो एन जैसी लगी। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसने ब्लू कलर की रोब पहनी थी और उसके आसपास एक ब्लू लाइट दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे हाथ मिलाया। हाय, मुझे एल्बर्ट ने भेजा है। ओह हेलो, आई थिंक तुम्हें मेरा नाम पता होगा। और आपने सोचा कि मैं आपकी वाइफ हूँ? एक्चुअली जब आप यहाँ पर आई तो मैं उसकी यादों में खोया हुआ था, शायद इसलिए। प्लेजेंट मेमोरीज, उसने कहा। स्टार्टिंग तो प्लेजेंट से ही हुई थी, पर बाद में बहुत टेरिफाइंग हो गई थी। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी फील बहुत ही वार्म, बहुत ही प्लेजेंट थी। उसकी स्माइल भी बहुत अच्छी थी और उसे देखकर जैसे मैं अपने दर्द भूल सा गया था। लियोना ने भी क्रिस को अश्योर किया है कि एन जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी। पलक झपकते ही उसे पता भी नहीं चलेगा कब टाइम बीत गया। क्रिस ने डिसाइड किया है कि जब तक एन यहाँ आती है वो अपना सपनों का घर बना लेगा, वैसा घर जैसा एन हमेशा से चाहती थी। वो घर जो कि सी शोर पर होगा। सेलिंग बोट भी बना लेगा एन के लिए। उसे बोटिंग करना बहुत पसंद है। वो हमेशा से चाहता था एक बुक लिखना, पर जीते जी वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि पैसे कमाने थे, बच्चों के खर्चे उठाने थे। तो वो बुक जो हमेशा से वो लिखना चाहता था, अब वो भी लिख लेगा। जब क्रिस ने पूछा कि आखिर एल्बर्ट कहाँ गया है, तो लियोना ने बताया कि वो गया है लोअर राम्स पर लोगों की मदद करने। ये सुनकर क्रिस की बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग हुई। ये नाम सुनकर उसे इतना अजीब क्यों लगता है? एल्बर्ट ने थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में पहले भी क्रिस को बताया था। वहाँ जहाँ पर चीजें सुंदर नहीं है, वहाँ जहाँ पर दुख और मिजरी है। समरलैंड में भी चीजें खूबसूरत हैं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पर आपकी प्रॉब्लम्स आपकी अपनी है, उनके साथ आपको खुद ही लड़ना होता है। जी हाँ, ये तैयारी आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो और कोई भी नहीं। अब जिसके पास कितना टाइम है, उसे एन के आने के लिए कितनी तैयारियां करनी है, ये वो जानना चाहता है। उसने ये बात मन में सोची और लियोना ने समझ ली। जी हाँ, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना बोले माइंड के थ्रू ही एक दूसरे की मन की बात भी सब समझ लेते हैं। तो क्या प्राइवेसी नहीं? नहीं, प्राइवेसी भी है। चीजों को एडजस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। खैर, लियोना ने एक और इंटरेस्टिंग बात क्रिस को बताई है, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। वो ये जान सकता है कि एन कब यहाँ पहुँचेगी। जी हाँ, हमारी तरह ही वहाँ भी ऑफिसेज हैं, वहाँ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो चलिए फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाए ना, क्योंकि लौट कर यही है आना। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि आखिर एन कब क्रिस को यहाँ पर ज्वाइन करेगी और इस कहानी में आगे क्या क्या बाकी है। सुनते रहिए रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और बात हो रही है लाइफ आफ्टर डेथ की। जी हाँ, डेथ के बाद कोई लाइफ होती है या नहीं, ये सवाल हमेशा हमारे मन में रहे, पर इस बुक के जरिए हम बहुत कुछ जान रहे हैं। जी हाँ, नॉवल चल रही है व्हाट ड्रीम्स मे कम बाय रिचर्ड मैथसन, जो कहानी है क्रिस की, क्रिस्टोफर नील्सन, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जी हाँ, वो पहुंच गया है हेवन में। हेवन जहाँ पर सब कुछ उतना खूबसूरत है जो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, पर किसी न किसी ने उतनी खूबसूरती इमेजिन की होगी, तभी ये सब कुछ इतना खूबसूरत हो पाया। जी हाँ, इससे पहले कि हम बात करें क्रिस की पत्नी एन उसे यहाँ पर कब ज्वाइन करेगी, कुछ और बातें हैं जो क्रिस के कजिन एल्बर्ट ने
उसे हेवन या फिर समर लैंड के बारे में बताई है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बोलने की जरूरत नहीं, थॉट्स के थ्रू ही आप एक दूसरे के साथ कन्वर्स कर सकते हो। खाना खाने की जरूरत नहीं, सोने की जरूरत नहीं, तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं, पर काम आप कर सकते हो। वो सारी चीजें जो आपने अर्थ पर जीते जी अधूरी छोड़ दी थी, वो पूरा करने का मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जी हाँ, क्रिस जो कि बुक लिखना चाहता था, वो यहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि वो एक अच्छी सी बुक लिखेगा। अब जो चीजें एल्बर्ट ने क्रिस को बताई वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। जैसे कि एल्बर्ट ने बताया कि जब हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है और हम बहुत रोते धोते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, सारा टाइम परेशान रहते हैं, तो वो उस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में नहीं जा पाता। वो वहीं पर फंस जाता है, अटक जाता है उसका मन वहीं पर, जैसे कि क्रिस के साथ हुआ। इसकी जगह हमें पीसफुली उसे जाने देना चाहिए। हमें चीजों को बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। हमें उस समय कुछ पूजा पाठ करने चाहिए, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे हमारा वो अपना जो हमें बहुत प्यार करता है, हमें छोड़कर जाने में उसे कुछ आसानी हो। उसके लिए जर्नी हमें मुश्किल नहीं करनी चाहिए। रोना धोना और बहुत सारे सीन क्रिएट करके हम उसके लिए मौत को भी बहुत मुश्किल बना देते हैं, या फिर हम उसे दूसरी दुनिया में जाने से रोक लेते हैं, जिससे उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो एक चीज तो ये कि हमें ज्यादा सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए। अपने दुख को मन में रखकर उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए जर्नी को आसान बनाना चाहिए। दूसरी बात जो एल्बर्ट ने क्रिस से कही वो ये कि डेड बॉडी का क्रिमेशन करना चाहिए, क्योंकि फायर बहुत हेल्प करती है एक सोल को डिपार्ट होने में, इस लाइफ से दूसरी लाइफ में जाने में। अगर हम उसे बेरी कर देते हैं तो बॉडी वहीं पर रहती है और सोल बार बार अपनी बॉडी की तरफ खिंची चली जाती है। उसके लिए अपनी बॉडी को छोड़कर जा पाना मुश्किल होता है। खैर, ये मैं नहीं कह रही, ये इस नॉवल के ऑथर ने कहा है। इसमें मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं। जी हाँ, आजकल छोटी छोटी बातों पर कंट्रोवर्सी हो जाती है तो मुझे भी बहुत डर लगता है। खैर, जो नॉवल में लिखा है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो इस नॉवल के हिसाब से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है। जी हाँ, कहने में आसान है, होने में बहुत मुश्किल होता है, पर अगर ये सारी बातें हमारे दिमाग में रहें तो शायद आसान हो जाए। खैर, मैं तो चाहती ही नहीं कि कभी भी किसी का कोई अपना उसे छोड़कर जाए। ये सिचुएशन कभी किसी के साथ ना आए। खैर, जब हेवन के बारे में सुन रही हूँ ना, तो मेरा खुद का मन जरूर कर रहा है कि मैं भी हेवन में पहुंच जाऊं। यार, सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पर कुछ काम नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ कितना सुंदर होगा। खाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है, तो इसका मतलब हम मोटे भी नहीं होंगे। खैर, चलिए फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और एन यहाँ पर कब पहुँचने वाली है ये जानने के लिए क्रिस क्यूरियस तो है, पर उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि इयन बहुत छोटा है। अगर एन जल्दी यहाँ आ गई तो इयन को कौन संभालेगा? तो दोनों तरफ से हमारा माइंड चलता है। एक तरफ हम अपने लिए सोचते हैं, थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, दूसरी तरफ हम सामने वाले के लिए भी सोचते हैं, उन सब लोगों के लिए सोचते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। पर खैर, क्रिस को तो सिर्फ जानना ही है ना, पता चल जाए तो आगे की जर्नी इजियर हो जाएगी। चलिए हम भी चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शहर बसा हुआ है। जी हाँ, वो लोग जो कि जीते जी आर्किटेक्ट्स होते हैं, जिन्हें बिल्डिंग्स बनाने का शौक होता है, वो हेवन में जाकर भी यही करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर मनचाही बिल्डिंग्स बना लेते हैं। उन्हें क्योंकि सिटी में रहने का शौक है, इसलिए एक बड़ी सी सिटी खड़ी कर देते हैं। इन सिटीज में अच्छी बात यह है कि ना तो ट्रैफिक जैम होता है और ना पॉल्यूशन। ऐसी सिटी में कौन नहीं रहना चाहेगा। खैर, क्रिस और लियोना पहुंच गए हैं उस ऑफिस में जहां पर एन कब यहाँ आएगी इसका रिकॉर्ड मिलने वाला है, और क्रिस की दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई हैं। आई नो ये बहुत अजीब है, पर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, मैंने लियोना से कहा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम्हारी वाइफ का नाम? एन। क्या तुम उसके बारे में थोड़ा डिटेल सोच सकते हो? मैं एन के बारे में सोचने लगा। उसका वो टॉल और स्लेंडर लुक, हवा में उड़ते हुए उसके बाल, वो कितनी ब्यूटीफुल है। हमेशा कहती थी तुम झूठ बोलते हो,
मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, पर वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरी नजरें उसके ऊपर से हटती ही नहीं। उसका वो बचपन जो काफी बुरा रहा। आर्मी में थे उसके फादर, बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसकी मदर हमेशा बीमार रहती थी। उसे अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया था। मैं कैसे कितनी मुश्किलों से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आया। मुझे कहीं जाना होता था तो वो इमोशनली कितना वीक फील करती थी, बहुत घबरा जाती थी। अकेले तो वो बाहर जा ही नहीं पाती थी, स्ट्रेंजर्स के सामने भी कितनी इमोशनल हो जाती थी। और उसके बावजूद भी उसके अंदर एक अलग तरह की ब्रेवरी थी। बस आप अपनी वाइफ की कुछ ज्यादा ही केयर नहीं करते? हाँ, करता हूँ। कब तक पता चलेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं जो नए लोग आते हैं उनकी। आई एम सॉरी, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, बट क्या आप जल्दी पता कर सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस हूँ जानने के लिए। क्यों ना तुम दोनों थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर घूम आओ, तब तक मैं पता कर लूंगा। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गया था। मैंने सोचा था उनके पास ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होगी और वो जाते ही बता देंगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? उन्होंने मेरी थॉट्स को पढ़ते हुए कहा। ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे थॉट्स लिंक्स की जरूरत होती है। मैंने सर हिला दिया। डोंट वरी, इस समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम बस थोड़ा घूम कर आओ, तब तक मैं पता कर लूंगा। मैं लियोना के साथ बाहर की तरफ जा रहा था। काफी उदास हो गया था। तुम्हें इतना उदास होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप को खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। कम से कम मुझे पता तो चल जाएगा, वरना मैं इतने सालों तक सिर्फ यही सोचता रहता कि पता नहीं एन कब मेरे पास आएगी। एटलीस्ट अब मुझे पता चल जाएगा और मुझे एक गोल मिल जाएगा। आई नो एन सिर्फ 48 इयर्स की है। अभी उसके पास कम से कम 30-40 साल तो जरूर होंगे। पर जो भी हो, मैं उदास नहीं होऊंगा। जो भी हो, जब भी एन यहाँ आने वाली हो, मैं उसका इंतजार करूंगा। जब तक हमें आंसर मिले, क्या हम थोड़ा बहुत सिटी देख लें? लियोना ने कहा। हाँ, जरूर। मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना? नो, आई एम हैप्पी टू बी विद यू। लियोना काफी चीयरफुल लड़की है। हम लोग सिटी में घूम रहे थे। सिटी की परफेक्शन देख देख कर मैं बहुत हैरान था। यहाँ पर लोग भी रहते हैं। हाँ, जिन लोगों को सिटी में रहने की आदत होती है, वो यहाँ आकर भी सिटी में रहना प्रेफर करते हैं। और यहाँ सिटी में रहना वहाँ जैसा बिल्कुल नहीं है। ना कोई चोरी चकारी है, ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई पॉल्यूशन है। यहाँ पर रहना बहुत पीसफुल है। तभी मैंने देखा एक ब्लैक मैन जो मेरी तरफ मुस्कुरा के चला गया। यहाँ पर रेसिज्म नहीं है, कोई भी कलर हो, सब यहाँ पर खुश रह पाते हैं। हाँ, और क्या, यहाँ पर कोई रेसिज्म नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि एक आदमी जिसका सिर्फ एक ही हाथ था। ये जगह तो परफेक्शन की है, फिर यहाँ भी। एक्चुअली ये नया नया आया है, इसका दिमाग अभी डेवलप नहीं हुआ। ये जब समझ जाएगा कि सोचने से कि अपने इस हाथ को पूरा कर सकता है, वापस पा सकता है, तो इसका हाथ वापस आ जाएगा। सामने एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन था। बिल्डिंग्स इतनी परफेक्ट थीं। मैंने लियोना से पूछा, इन सबको बनाना क्या इतना आसान होता होगा? नहीं, इन्हें बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए काफी लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं। वो लोग जो कि अर्थ पर आर्किटेक्चर का काम कर चुके हैं या फिर बिल्डिंग इंडस्ट्री में हैं, वो लोग मिलकर कैसे क्या सोचना है, क्या इमेजिन करना है, किस तरह से अपने थॉट्स को प्रोसेस करना है, उसके बारे में एफर्ट्स करते हैं, बात करते हैं। कई बार तो बार चीजों को तोड़ना और बनाना भी पड़ता है। इस सब में बहुत मेहनत लगती है। ये सब कितना रियल लगता है ना? मैंने लियोना से कहा। ये रियल है। अर्थ पर तो चीजें खराब हो जाती हैं, यहाँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, कभी खराब नहीं होती, जब तक हम उनमें इंटरेस्ट ना खो दें। मतलब अगर जिसने ये बिल्डिंग बनाई है वो इसमें इंटरेस्ट खो देगा तो ये बिल्डिंग गायब हो जाएगी। हाँ, जब वो इसमें इंटरेस्ट खो देगा तो ये बिल्डिंग वापस मैट्रिक्स में चली जाएगी, गायब हो जाएगी। यहाँ कितने सारे लोग हैं। हाँ, इन बिल्डिंग्स में ज्यादातर कॉन्सर्ट हॉल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ऑडिटोरियम्स हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। क्या जो प्लेस अर्थ पर परफॉर्म होते हैं वो यहाँ भी परफॉर्म होते हैं? मैं काफी क्यूरियस हो गया था। हाँ, यहाँ भी होते हैं। मैंने एल्बर्ट से एक प्ले की लाइन सुनी थी। वो उसकी डेथ के बाद बना था, तो शायद उसने यहाँ देखा होगा। हाँ, या तो यहाँ देखा होगा या फिर वो
जो कि काफी एडवांस है। हो सकता है अर्थ पर देखा हो और हम अर्थ के लोगों को भी देख सकते हैं। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। लियोना मुस्कुरा दी। हाँ, अगर तुम चाहो तो बाद में तुम उसको देख भी पाओगे, पर हो सकता है तब तुम उसे देखना ही ना चाहो। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एन को ना देखना चाहूं? इसलिए नहीं कि तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा, इसलिए कि तुम्हारे वहां होने से उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अर्थ पर जाने के लिए अपना फिजिकली और मेंटली लेवल भी कम करना पड़ता है, जिससे काफी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मतलब मैं और हैरान हो गया था। लियोना ने मेरा हाथ पकड़ा। इसके बारे में बाद में बात करें तो अच्छा है। लियोना मुझे लाइब्रेरी में ले गई, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी। ये किस तरह की बुक्स हैं? हर कंट्री की हिस्ट्री की बुक्स हैं और ये एक्चुअली में लिटरेरी बुक्स हैं। कोई भी चेंज इनमें नहीं किया गया है। जो अर्थ पर बुक्स होती हैं वो ज्यादातर फिक्शनल हो जाती हैं, लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये कितना इंटरेस्टिंग होगा ना, सब कंट्रीज के बारे में रियल स्टोरीज पढ़ना। एक्चुअली क्या यहाँ पर जो बुक्स लिखी जाती हैं अर्थ पर भी पब्लिश हो सकती हैं? मेरी हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी। हाँ, हो सकती है। और वो कैसे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी ना किसी के थॉट्स के थ्रू वो सारा कंटेंट ट्रांसफर किया जाता है। और क्या उसे पता होता है कि वो सब कुछ उसने खुद नहीं लिखा? ये और भी कॉम्प्लेक्स है। क्या ज्यादातर नहीं पता होता। लाइब्रेरी के बाद जो जगह हमने विजिट की वो थी आर्ट गैलरी। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, जैसे कि अभी मुंह से बोलेंगी। पर मेरा ध्यान किसी चीज में लग ही नहीं रहा था। बार बार दिमाग वहीं जा रहा था कि आखिर कब पता चलेगा आन कब मेरे पास यहाँ पहुंच जाएगी। लियोना बीच बीच में मेरा माइंड पढ़ लेती थी और मुझे अश्योर करती रहती थी। खैर, अब उसने कहा कि हमें चलना चाहिए। बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के, बिना वॉक किए, माइंड में बस सोचकर ही ऑफिस में पहुंचने का फायदा आज मुझे समझ में आया। पलक झपकते ही हम ऑफिस में पहुंच गए थे। 72 की एज में वो यहाँ आएगी। 72 आई मीन 24 साल। हाँ, पर यहाँ पर टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। अगर तुम मन लगा कर रखोगे तो 24 साल कब बीत गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खैर, इस सब के लिए मैं प्रिपेयर तो था ही। लियोना और मैं वहां से बाहर निकले और अब एल्बर्ट और उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। उन लोगों की बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। सच कहूं तो सर के ऊपर से जा रही थी। पता नहीं, इससे बेटर दुनिया की बातें भी कभी वो कर रहे थे और कभी इससे वर्स की। 24 साल एक लंबा टाइम है, मैं इसके लिए प्रिपेयर था, पर फिर भी ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी एन को लेकर। मैंने एल्बर्ट से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। एन ठीक तो होगी ना? अरे तुम एंग्शियस हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सब ठीक होगा, तुम टेंशन मत करो। और अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? मैंने एल्बर्ट से पूछा। हम लोग एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं। म्यूजिकल कॉन्सर्ट? हाँ चलो। और ये अर्थ जैसा नहीं होगा, बहुत डिफरेंट होगा। एक नया एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। चलो चलो, बहुत मजा आएगा। मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां पर दूर दूर तक बड़ा सा ग्राउंड था, बहुत सारे लोग भी थे। पर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एल्बर्ट ने मुझसे कहा कि मैं घास पर लेट जाऊं और कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, उसका मजा उठाऊं। जब म्यूजिक शुरू हुआ तब समझ में आया कि मुझे एल्बर्ट ने यहाँ पर लेट जाने को क्यों कहा था। म्यूजिक के साथ साथ आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन लाइट्स की बन रही थी। अलग अलग कलर्स म्यूजिक के साथ साथ क्रिएट हो रहे थे, आपस में ब्लेंड हो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नजारा आसमान में बन गया था। एक पूरा जैसे डोम पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर आ गया हो और उसमें कलर्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे थे। म्यूजिक और लाइट का कॉम्बिनेशन है, शायद वो यहाँ से ही लोगों तक पहुँचा हो। बट इतना खूबसूरत नजारा, काश एन यहाँ पर होती। ये सब कुछ देखकर उसे कितना अच्छा लगता। इतनी खूबसूरती तो मैंने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं की थी। इतना हार्मोनियस म्यूजिक, इतना सुंदर नजारा। मुझे याद आ रहा था जब एन और मैं
पहली बार कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। शादी के 16 साल बाद की बात है। एन ने फेडेड जीन्स पहनी थी, रेड कलर का टॉप, बहुत क्यूट लग रही थी और बहुत यंग भी। हम वॉक कर रहे थे, बीच बीच में वो गिर जाती थी क्योंकि वो रास्ते की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे याद आ गई थी पोएम की वो लाइन, विंड इन द हाई ट्रीज इज लाइक अ वॉइस ऑफ गॉड। उस आफ्टरनून को एन ने भी मेरे साथ बहुत एंजॉय किया था। नेचर की वो खूबसूरती बहुत अमेजिंग थी। उसके बाद हम एक रॉक पर बैठ गए थे और हम अपने पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। शादी के इतने साल कहाँ निकले, कुछ समझ ही नहीं आया। एन ने कहा, बिल्कुल यकीन नहीं होता है ना। मैं बताऊं कैसा लग रहा है? मुझे आज भी याद है जब बीच पर मैंने तुमसे टाइम पूछा था और तुमने अपनी घड़ी मुझे दिखा दी थी। मैं बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी ना। मैंने उसका हाथ पकड़ के दबा दिया। बिल्कुल पता नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। आई लव यू, एन ने कहा और मैंने एक बार फिर उसे किस करते हुए आई लव यू कहा। मैंने एन से पूछा कि अब क्या मतलब, अब इसके बाद? आने वाले सालों में। और फिर मैंने और एन ने आने वाले सालों के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए। हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। अभी तक तो हम अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ही जी रहे थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें अपने लिए टाइम मिल जाएगा। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि कौन कौन सी जगहों पर अब हम एक साथ अकेले जाएंगे बच्चों के बिना। अचानक से मुझे एन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एन रो रही है। मैं कहाँ आ गया हूँ? ऐसा तो उस दिन नहीं हुआ था। मैं हूँ तो उसी जगह पर। मैंने बाहर जाकर देखा तो एन की बॉडी में से खून निकल रहा था। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझसे मदद मांग रही थी मैं उसे बचा लूं। मैं बहुत घबरा गया। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एल्बर्ट, जिसका चेहरा बहुत घबराया हुआ था, वो खड़ा हुआ था। म्यूजिक तो अभी भी बज रहा था। मैं भी खड़ा हो गया। क्या हुआ एल्बर्ट? एल्बर्ट के चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी थी। क्या हुआ एल्बर्ट? एन की मौत हो गई है। एक बार तो मुझे सुनकर धक्का लगा। उसके बाद एक्साइटमेंट भी हुई कि एन और मैं अब एक साथ हो जाएंगे, पर बच्चों के लिए दर्द भी था। पर एल्बर्ट के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही परेशानी के एक्सप्रेशन थे। मैंने एल्बर्ट से एक बार फिर पूछा, क्या हुआ एल्बर्ट, बोलो ना। एल्बर्ट ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। क्रिस, उसने अपने आप को मार दिया है। उसने आत्महत्या कर ली है। तुम्हारे साथ सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। अब ये क्या नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है? इनके भी रिकॉर्ड्स गलत होते हैं क्या? इन्होंने तो कभी कहा था कि एन के पास जिंदगी के 24 साल बचे हैं। फिर ये अचानक से, अगर एन ने सुसाइड कर ही लिया है, it means she is dead, and if she is dead, then she should be coming here. Then how did she lost all the contact? कंफ्यूजन है बाबा, बहुत कंफ्यूजन है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं, मेरे भी मन में आ रहे हैं। एक चीज जो समरलैंड के बारे में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पता है वो क्या है? कि कोई भी आपके मन की बात पढ़ लेता है। आप कुछ भी सोचो, सामने वाला समझ जाएगा। आप किसी को गाली भी नहीं दे सकते, पर आप समरलैंड में शायद तभी पहुंचोगे जब आप सच में किसी को गाली नहीं देते होगे। जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे तभी तो आप उन्हें किसी से शेयर करने में डरोगे नहीं। तो अपने थॉट्स को अच्छा बनाते हैं ताकि कोई भी हमारे थॉट्स पढ़े तो कोई टेंशन नहीं, बल्कि वो खुश हो जाए कि हम इतना अच्छा सोचते हैं। एक बात तो है, मुझे समरलैंड में जाना है यार। वहाँ सब कुछ कितना अच्छा है ना। और वहाँ जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप भी जाना चाहते हैं ना समरलैंड में? आपको भी जानना है ना कि वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? तो कहानी को हम अगले हफ्ते आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि समरलैंड में जाने के लिए हमें क्या करना है। और यार, ये अब एन की कहानी क्या हुई, ये बड़ी टेंशन क्रिएट कर रही है। खैर, ये कहानी भी जानेंगे और अपने बहुत सारे और सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो आप क्या करेंगे? वही जो हमेशा करते हैं, इंतजार। अगले हफ्ते मैं लौट कर आऊंगी और कहानी को आगे बढ़ाऊंगी। आप
तब तक अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स भेजिए ना। इस YouTube वीडियो पर आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये शो कैसा लग रहा है, या फिर आप www.radioudan.com पर भी जा सकते हैं और एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। बहुत छोटा फॉर्म है। उसके अलावा भी ऑप्शंस है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जाकर चैट कर सकते हैं। स्काइप आईडी भी है रेडियो उड़ान। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब का चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, क्या कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हर शो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी कहानी की कंटिन्यूएशन के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। Till then, stay fit, stay healthy, keep loving, keep laughing and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.